Custom is another important source of law, that is, we are especially talking about Muslim law. What are customs? Customs are those usages, rituals, or practices which are followed by a group of people since time immemorial. मतलब इतने समय से वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि उनको खुद को भी नहीं पता उस कम्युनिटी को. तो इस तरह से क्या होता है कि ये कस्टम भी एक सोर्स ऑफ लॉ बन जाता है. हाँ, कुछ उसकी कंडीशंस रहती हैं, जैसे कि वो कस्टम जो है एंशंट हो, कॉन्टीन्यूअस हो. कॉन्टीन्यूअस का मतलब है कि जब से वो कस्टम चल रहा है कहीं भी बीच में उसमें ब्रेक नहीं लगी. अगर एक बार कस्टम को फॉलो करना वो कम्युनिटी छोड़ देती है तो बाद में उस कस्टम को रिवाइव नहीं किया जा सकता. इसी तरह जो कस्टम है वो रीज़नेबल होना चाहिए. रीज़नेबल का मतलब है कि जो जनरल मासेस हैं, जो सोसाइटी है, उनके जो थॉट प्रोसेसेस है उसको वो सेटिस्फाई करता हो कस्टम, उसके अगेंस्ट ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हिंदू लॉ की बात करें तो जो सती प्रथा थी उसको हम रीज़नेबल नहीं मान सकते. दहेज प्रथा है वो सभी कम्युनिटीज़ फॉलो करती है, हम उसको रीज़नेबल नहीं मान सकते. इसी तरह जो कस्टम है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो. जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट किया हुआ है. तो चाइल्ड मैरिज इंडिया में सेंचुरीज ओल्ड कस्टम है, बट हम नहीं कह सकते कि ये कस्टम अब वैलिड कस्टम है. इसको पब्लिक पॉलिसी ने ही कहीं ना कहीं अब प्रोहिबिट कर दिया हुआ है. तो नेक्स्ट कंडीशन यही है कि जो कस्टम है उसको लॉ ने प्रोहिबिट ना किया हो. जैसे चाइल्ड मैरिजेस हैं, हमने अभी पढ़ा सती प्रथा है, देवदासी प्रथा है. इन कस्टम्स को जो कि सेंचुरीज ओल्ड ओल्ड कस्टम रहे इंडिया के, इनको लॉ ने ही प्रोहिबिट कर दिया हुआ है. देवदासी सिस्टम में क्या होता था कि द गर्ल वॉज मैरिड टू द डेटी ऑफ अ टेम्पल एंड लेटर ऑन दैट custom took an ugly turn and the girl was used for the prostitution purposes. तो ये कस्टम को भी हमारी लेजिस्लेशन ने प्रोहिबिट कर दिया हुआ. तो ये कस्टम्स अब सोर्स ऑफ लॉ नहीं रहेंगे, ये इनवैलिड कस्टम्स हैं. इसी तरह जो कस्टम है मुस्लिम लॉ की अगर हम बात कर रहे हैं, वो कुरान के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. अगर वो कुरान के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट होगा तो उस कस्टम को हम सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ नहीं मानेंगे. कस्टम्स कई तरह का होता है. फैमिली कस्टम, एक पर्टिकुलर फैमिली सिर्फ उस कस्टम को फॉलो करती है. या लोकल कस्टम, पर्टिकुलर लोकेलिटी है, जोग्राफिकल एरिया है, टेरिटरी है, वहाँ कस्टम फॉलो किया जाता है. कोई बिजनेस कम्युनिटी है जो पर्टिकुलरली उस कस्टम को फॉलो करती है. कोई रिलीजियस कम्युनिटी है जो उस कस्टम को फॉलो करती है. या एक रिलीजन के अंडर जो सब कास्ट होती हैं, कास्ट सिर्फ एक उस कस्टम को फॉलो करती है तो उसको हम कास्ट कस्टम कहते हैं. अब यहाँ तक जो आप पढ़ रहे हो मीनिंग है, टाइप्स है, एसेंशियल कंडीशंस हैं, इन सब को आप हिंदू लॉ में भी सेम टू सेम लिख सकते हो. कस्टम जब इतने लंबे समय से एंशंट उसका स्टेटस हो जाता है, कॉन्टीन्यूस हो जाता है, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं रहता, लॉ ने उसको क्लियरली प्रोहिबिट नहीं किया, रीज़नेबल है, तो उसमें फोर्स ऑफ लॉ आ जाती है और वो एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ लॉ बन जाता है. अब यहाँ तक तो कस्टम का जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा वो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में कॉमन है. पर मुस्लिम लॉ में अलग से हमें ये समझना होगा कि जो कस्टम है सऊदी अरेबिया में प्रेवलेंट थे जब प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ टाइम के ड्यूरिंग भी. तो प्रॉफिट मोहम्मद ने बहुत सारे कस्टम्स को अप्रूव किया और बहुत सारे कस्टम्स को उन्होंने अनअप्रूव भी किया. एंड देयर वर अ लॉट ऑफ कस्टम्स रिगार्डिंग विच ही रिमेन्ड साइलेंट. तो कहीं ना कहीं यहीं से कस्टम्स एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ उनमें चेंजेस आए. सो ऑल दोज कस्टम्स विच वर अप्रूव्ड by Prophet Muhammad expressly or impliedly are still considered to be source of law for Muslims. On the other hand, those customs which were clearly unapproved by the Prophet, they have been abolished and since then they have never been considered to be source of Muslim law. अगर बात करें उन कस्टम्स की रिगार्डिंग विच द प्रॉफिट रिमेन्ड साइलेंट, generally the Muslims consider that
those customs have been sanctioned by the Prophet by remaining silent regarding the same. सो हिदाया जो एक जिसको पर्टिकुलर सोर्स रहता है उनके जुरिस्ट का, उनकी जुरिस्टिक थॉट का, वो भी सेम व्यू पॉइंट होल्ड करती है कि कस्टम कहीं ना कहीं प्रेजेंटली मुस्लिम्स में एक सोर्स ऑफ लॉ बना हुआ है और बहुत समय पे उसको हम इज़्मा के इक्वल स्टेटस भी दे देते हैं। इज़्मा जहाँ पर जो एक्चुअली पुराने टाइम्स में तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल था जो प्रॉफिट के कंपेनियंस थे, पर प्रेजेंटली भी कई जगहों पर उस एल्डरली मुस्लिम्स जो हैं इज़्मा की फॉर्म में डिसीजंस दे देते हैं। तो हिदाया के अकॉर्डिंगली कस्टम्स को इज़्मा के इक्विवेलेंट रखा गया है। If we talk about Indian position, so we have to keep in mind that when Muslims came to India, they brought their own customs with them. And most of Muslims in India are converted one. तो उन्होंने भी अपने यहाँ के इंडियन कस्टम्स को कहीं ना कहीं आज भी कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। जैसे अगर आप एग्ज़ाम्पल लो पंजाब के मलेर कोटला का, तो वहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल रहता है कस्टम का कि देयर इज़ अ कस्टम दैट अलाउज मुस्लिम्स रिगार्डिंग नॉमिनेशन ऑफ एन एयर। तो ये उनका पुराना कस्टम चल रहा है, आज तक उन्होंने सेंचुरीज से उसको फॉलो किया हुआ है, कभी इस पे ब्रेक नहीं लगाई। तो इसको इस कस्टम में फोर्स ऑफ लॉ है एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम कस्टम्स एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं तो वी हैव टू कीप इन माइंड द प्रोविजंस ऑफ द शरीयत एक्ट दैट इज़ ऑफ 1937। इस एक्ट के सेक्शन 2 ने मोस्ट ऑफ द जो कस्टम्स थे मुस्लिम्स के, इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स के, उनको अबॉलिश कर दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल दोज कस्टम्स विच वर प्रेवलेंट इन द मैटर्स ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, inheritance, maintenance, etc., they have been abolished. But there are certain customs which are still applicable on Muslims, like customs relating to agricultural lands or charities and religious endowments. These customs are still followed by the Muslim community. One thing is important to remember that the party who claims that there is a particular custom followed by their community, the burden of proof lies upon that party itself. उस पार्टी को ही प्रूव करना है कि उनमें आज भी ये ऐसा कस्टम है। और समटाइम्स एक कस्टम जो अदालत में एक या दो केसेस में प्रूव हो जाता है, तो उसको लेटर ऑन बाकी फ्यूचर केसेस में बार बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे पंजाब में अगर हम हिंदू लॉ की बात करें तो एक चादर अंदाज़ी मैरिज होती है, तो वो टाइम एंड अगेन प्रूव हो चुकी है कि ये बड़ा एंशंट कस्टम है पंजाबी कम्युनिटी का, तो उसको बार बार अदालत में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ इज़ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। बेसिकली ये डॉक्ट्रिन हमने इंग्लिश लॉ से बोरो की है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को इंडिया में भी अप्लाई किया। बट व्हेन वी सी हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, वी कैन क्लियरली फाइंड आउट दैट सिमिलर डॉक्ट्रिन्स इन लॉज में भी प्रेवलेंट रही हैं। एंड पर्टिकुलरली अगर हम मुस्लिम लॉ की बात कर रहे हैं तो अलग अलग जो मुस्लिम स्कूल्स हैं उनमें वेरियस डॉक्ट्रिन्स ऑफ इक्विटी फॉलो की जाती है, जो इसी इंग्लिश डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस के सिमिलर है, क्वाइट सिमिलर। तो हम ब्रीफली इन जो हमारे अलग अलग मुस्लिम स्कूल्स में फॉलो की जाती है डॉक्ट्रिन्स, उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो डॉक्ट्रिन है दैट इज़ इस्तेहसान। इसको हनाफी स्कूल फॉलो करता है। इस डॉक्ट्रिन को प्रोपाउंड किया था इमाम अबू हनीफ़ा ने, इसीलिए इसको हनाफी स्कूल फॉलो करता है बेसिकली। जो वर्ड है इस्तेहसान एक अरेबिक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है एक ऐसी चीज़ जो सबके लिए भला करे, वेलफेयर करे, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर एवरीवन और होल्डिंग फॉर बेटर। ये एक इक्विटेबल प्रिंसिपल है जहाँ पर जुरिस्टिक प्रेफरेंस की बात होती है। मतलब एक डिस्प्यूट आया है जज के सामने, जब व्हेन आई से जज यहाँ पर वो जज पार्टीज़ का लोकल काजी मौलवी भी हो सकता है जिसके सामने वो अपने फैमिली लॉ का मैटर लेके गए हैं सॉल्व करवाने के लिए। तो उसके सामने अगर उसको उस मैटर का डिसीजन कुरान में, सुन्ना में, इज़्मा या क़ियास में नहीं मिल रहा,
कोई लेजिस्लेशन भी नहीं है, पर डिसीजन देना है, जस्टिस देना पार्टीज़ को, देन वो अलग अलग डिसीजंस जो है उस केस में जो बनते हैं, जो पॉसिबल डिसीजंस हैं उनको देख सकता है एंड उनकी जुरिस्टिक प्रेफरेंस कर सकता है कि एक ऐसा डिसीजन चूज़ करना जो कि ना सिर्फ उन पार्टीज़ के लिए फ़ायदेमंद रहे, रादर वो सबके लिए फ़ायदेमंद हो, मतलब कम्युनिटी एट लार्ज को उस डिसीजन से फ़ायदा हो, उसको कहते हैं होल्डिंग फॉर बेटर। तो एक ऐसा प्रिंसिपल है कि डिसीजन ऐसा हो कि पार्टीज़ के साथ साथ पूरी कम्युनिटी का फ़ायदा हो और उसमें पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो एडवांस हो। बट मोस्ट ऑफ अदर स्कूल्स इसको, जो सुन्नीस के बाकी स्कूल्स हैं, सब सेक्ट्स हैं, वो इसको अपोज करते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी इन मुस्लिम्स इज इस्तिदलाल, जिसका मतलब है कि एक चीज़ को का इन्फ्रेंस ड्रॉ करना दूसरी चीज़ से। जैसे कि कुरान कहता है कि इंटॉक्सिकेशन गुनाह है, तो वहाँ से एक इन्फ्रेंस क्या निकलती है कि हर तरह का नशा जो है वो मुस्लिम्स के लिए गुनाह है, सिर्फ लिकर नहीं, कोई और भी तरह की इंटॉक्सिकेशन है, बाय ड्रग्स, केमिकल ड्रग्स, नेचुरल ड्रग्स, वो सभी उनके लिए गुनाह है। तो इसको कहते हैं एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करना। इसमें हम जुरिस्टिक डिडक्शंस जो हैं फाइंड आउट करते हैं, मतलब हमारे सामने वेरियस इंस्टांसेस हैं मुस्लिम कम्युनिटी के जो पास्ट रहता है उसमें, उनमें से हम अपनी जुरिस्टिक डिडक्शंस निकाल लेते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन। हाउएवर इसको हम थोड़ा सा एनालॉजिकल डिडक्शन से डिफरेंट मानते हैं, सेम नहीं मानते, क्योंकि कहीं ना कहीं मेथड जो है सिमिलर लग रहा है। अब यहाँ पर ये भी याद रखना है कि इस डॉक्ट्रिन को मलिकीज़ एंड शेफ़ई स्कूल्स जो हैं वही फॉलो करते हैं एंड मेन मोटो उनका भी यही रहता है कि डिसीजन एक ऐसा डिसीजन हो जो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करे। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन इज इस्तेसला। ये अगेन वही रेपिटिशन हो रही है, पब्लिक गुड, कॉमन वेलफेयर को प्रमोट करती है। अगर आप देखो तो सब में कॉमन थ्रेड क्या है कि पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक गुड। हाँ, इनको प्रोपाउंड करने वाले जो मुस्लिम ज्यूरिस्ट हैं वो अलग अलग रहते हैं। हाँ, इसको भी इमाम मलिक ने ही प्रोपाउंड किया है और ये मलिकीज़ एंड हनबली जो स्कूल है वो फॉलो करते हैं। और इस्तेसलाह का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है पब्लिक गुड टू डीम प्रॉपर, एक ऐसा डिसीजन जो सही दिखता है, सब सारे समाज को सही लगे, ना सिर्फ पार्टीज़ को, रादर सबको, जनरल मासिस को एट लार्ज सही लगे। तो मुस्लिम ज्यूरिस्ट इसको भी उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन डॉक्ट्रिन्स को फॉलो करते हैं, चाहे वो अब प्रीवियस वाली दो डॉक्ट्रिन्स हो या प्रेजेंट वाली डॉक्ट्रिन इस्तेसलाह हो। बेसिकली इन सभी का पर्पस, या अगले वाली जो मसलहत है, ये 4 की 4 डॉक्ट्रिन्स का एक ही पर्पस है कि अगर कोई फैमिली लॉ का डिस्प्यूट अराइज हो गया है जिसके रिगार्डिंग जो बाकी सोर्सेज ऑफ लॉ हैं जैसे कि कुरान, सुन्ना, इज्मा, क्यास, लेजिस्लेशन, वो साइलेंट है, उसमें उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, देन ओनली these doctrines of equity can be applied so that justice may be delivered to the aggrieved parties. तो इस्तेसलाह का प्रॉब्लम जो पर्पस है, अगेन जनरल इंटरेस्ट को प्रमोट करना रहता है। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी अमंगस्ट मुस्लिम्स इज मसलहत। मसलहत का मतलब होता है एक एक्सपीडियंस जो प्रमोट करे, एडवांटेजेस हो जो प्रोसेस, जो प्रॉपर एक ऐसा डिसीजन जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। बट ये इतना याद रखना, कोई भी डॉक्ट्रिन का डिसीजन हो, चाहे प्रीवियस 3 डॉक्ट्रिन्स, चाहे मसलहत, वो उनका जो डिसीजन है वो कुरान के अगेंस्ट नहीं जा सकता, बिकॉज वट एवर हैज़ बिन रिटन इन कुरान इज़ फाइनल वर्ड फॉर मुस्लिम्स। तो अगर कुरान किसी पॉइंट पे साइलेंट है एंड उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर किसी भी तरह से हम डिसीजंस को फाइंड आउट कर रहे हैं, वो उनको कुरान की कंफर्मिटी में ही रहना है। अगर हम यहाँ पे बात करें लिव इन रिलेशनशिप्स की, तो कुरान ऐसे रिलेशंस को जिना मानता है, गुनाह मानता है। तो चाहे हमारे इंडिया की लेजिस्लेशन लिव इन रिलेशनशिप्स को लीगल भी मानती है ना, मुस्लिम कम्युनिटी उसको लीगल नहीं मानती, क्योंकि उनके लिए कुरान इज़ द फाइनल वर्ड। तो
ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस टाइम एंड अगेन अराइज होती रहती हैं। ये वाली जो डॉक्ट्रिन है अगेन इमाम मलिक ने ही प्रोपाउंड की है, एंड उसका मोटो भी सेम रहता है कि एक ऐसा डिसीजन देना जिससे पब्लिक गुड और जनरल पब्लिक की बेटरमेंट प्रमोट हो, और सिर्फ वहीं पे इसको इस्तेमाल करना जहाँ बाकी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ साइलेंट है, अदरवाइज इसका इस्तेमाल वो नहीं करते।